Bismillahirrahmanirrahim. My presentation topic is complications of fracture. There are two categories of complications. एक है early, दूसरा है delayed. early में shock, fat embolism, deep venous thrombosis, pulmonary embolism और infection आ जाते हैं. delayed में delayed union और reaction to internal fixation devices. डिलेड यूनियन का मतलब ये है कि जो बोन फ्रैक्चर है तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है हील होने में, एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा टाइम. और रिएक्शन टू इंटरनल फिक्सेशन डिवाइसेस जो हम रॉड्स प्लेस करते हैं फ्रैक्चर के बाद, तो उसकी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए. शॉक में हमारे पास हाइपोवोलेमिक शॉक इस वजह से होता है हेमरेज की वजह से, क्योंकि जो ब्लड लॉस हो रहा है मसल कंपार्टमेंट में या जो इंटरनल ब्लीडिंग है उस वजह से. तो ट्रीटमेंट में हम जो है फ्रैक्चर जो हुआ है उसको स्टेबलाइज करेंगे, ब्लड वॉल्यूम रिस्टोर करेंगे, पेन रिलीफ करने के लिए मेडिसिन देंगे और जो डिस्प्लेस्ड बोन है उसकी अलाइनमेंट करेंगे या फिर सर्जरी, मतलब उसकी सर्जरी करेंगे. फेट एम्बोलिज्म जो है वो हमारे पास तब डेवलप होता है जब लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर हुआ हो, पेल्विक बोन्स का मल्टीपल फ्रैक्चर्स अगर हो या फिर क्रश इंजरीज. ये ज़्यादातर 20 से 30 ईयर्स के एज ग्रुप में होता है और एल्डरली एडल्ट में हिप फ्रैक्चर में. इसके बाद है फैट ग्लोब्यूल्स जो है वो डिफ्यूज़ हो सकते हैं वेस्कुलर कंपार्टमेंट में, और जो एम्बोला है तो उसकी वजह से हमारे पास स्मॉल वेसल्स भी ब्लॉक हो सकते हैं. इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये है कि हाइपोक्सिया, तो हाइपोक्सिया का मतलब है कि लो ऑक्सीजन बॉडी के टिश्यू लेवल पे. फिर है टेक्पनिया, तो ये एबनॉर्मल ब्रीथिंग है. टेकिकार्डिया, रैपिड हार्ट बीट मतलब 100 बीट्स पर मिनट. पैरेक्सिया मतलब रेज्ड बॉडी टेम्परेचर. डिस्पनिया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. फिर है क्रैकल्स और वीजेस. क्रैकल्स हमारे पास डिसकंटिन्यूस साउंड है और वीजेस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के बाद मतलब उससे जो साउंड है. और चेस्ट पेन और कफ एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाइट स्पूटम. फिर है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट में, तो हम पेशेंट को काउंसिल करेंगे और उसके अटेंडेंट को. जो फ्रैक्चर है उसको उसकी हम मूवमेंट नहीं करेंगे, इमोबलाइजेशन हो. और फिर फ्रैक्चर को अगर हमने पोजीशनिंग वगैरह करनी है तो प्रॉपर सपोर्ट के साथ करेंगे. फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रखेंगे. मॉनिटर हाई रिस्क पेशेंट्स एंड सपोर्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम. कंट्रोल वॉल्यूम वेंटिलेशन टू प्रिवेंट एंड ट्रीट पल्मोनरी एडिमा. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम देंगे ताकि हम इन्फ्लेमेटरी लंग रिएक्शन को प्रिवेंट कर सके, या अगर सेरेब्रल एडिमा हो उसको. वेजोप्रेसर्स हम तब देंगे कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए, हाइपोटेंशन प्रिवेंट करने के लिए, शॉक और पल्मोनरी एडिमा. इसके बाद एनाल्जेसिक्स और मतलब एनसिड्स हम तब देंगे अगर पेन हो, और अगर पेन बहुत ज़्यादा हो तो तब हम मॉर्फिन देंगे. और एंजाइटी रिलीफ करने के लिए भी हम मेडिसिन देंगे. फिर इसके बाद आ जाता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम. कंपार्टमेंट सिंड्रोम हमारे पास तब होता है जब मस्कुलर कंपार्टमेंट में प्रेशर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाए, और इससे क्या होता है कि इस्केमिक नेक्रोसिस हो जाती है मसल सेल्स की. वो इस रेस्ड प्रेशर की वजह से हमारे पास मसल सेल्स को और नर्व को उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रही होती, तो इस वजह से इस्केमिक नेक्रोसिस हो सकती है और ये बहुत पेनफुल कंडीशन है एक. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम. एक है एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम, दूसरा है क्रॉनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम, तीसरा है क्रश. एक्यूट जो है तो सडन एंड सिवियर डिक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द टिश्यू डिस्टल टू द इंजर्ड एरिया. Chronic compartment syndrome characterized by pain and swelling caused by exercise. Crush compartment syndrome from a crushing injury. इसके सिम्टम्स क्या है? एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है इसके जो क्लासिक साइन है वो पेन है, और स्पेशली वो पेन जो मसल स्ट्रेच करने के बाद हो. डीप थ्रोबिंग और अनबेरेबल पेन कॉज्ड बाय रिडक्शन इन साइज ऑफ द मसल कंपार्टमेंट बिकॉज द इनक्लोजिंग फेशिया इज टू टाइट. एडिमा और हेमरेज. टू टाइट कैस्ट और ड्रेसिंग लीडिंग टू रिस्ट्रिक्टिव ब्लड फ्लो. जो फ्रैक्चर है उसकी जो बैंडेज मतलब जो ड्रेसिंग हुई है अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट हो तो उस वजह से ब्लड फ्लो में इशू आ सकता है.
द पेन में बी इंटेंसली आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द इंजरी स्पेशली इफ़ नो बोन इज़ ब्रोकन। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोन फ्रैक्चर के बाद ही हो। किसी भी मसल ट्रॉमा की वजह से अगर मस्कुलर कंपार्टमेंट में ब्लीडिंग हो रही हो और उस वजह से हिमाटोमा डेवलप हो जाए तो इस वजह से भी हो सकता है। और अगर ये एरिया नम और पैरालाइज हो जाए तो इसका मतलब है कि सेल डेथ शुरू हो चुकी है। और फिर इस लेवल पे अगर हम कंपार्टमेंटल प्रेशर, मस्कुलर कंपार्टमेंट प्रेशर को अगर हम लोअर करना करें भी तो उससे ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल नहीं होगा कि दोबारा से फंक्शन प्रॉपर रिस्टोर हो जाए। असेसमेंट में हम 5 पीस पे फोकस करेंगे। पेन जिधर इंजरी है, जिधर फ्रैक्चर है, सिर्फ उधर होना चाहिए। तो डॉक्टर उस जगह में प्रेस करके पेशेंट से पूछेगा कि पेन रेडिएट तो नहीं कर रहा अपनी जगह से, और कितनी सेवेरिटी है। अगर रेडिएट कर रहा है तो उस पेन की कितनी सेवेरिटी है, किस लेवल तक वो रेडिएट कर रहा है। और उसके बाद मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी। और नंबिंग थर्ड पे है कि नंबिंग और टिंगलिंग सेंसेशन फीलिंग होगी, डिसकलर्ड होगा और पल्स लेस होगा, मतलब एब्सेंस ऑफ पल्स। पल्स में हमारे पास जो है पॉइंट स्केल 0 से लेकर 3 तक है। 0 का मतलब है कि एब्सेंट पल्स, और 3 प्लस मतलब कि स्ट्रॉन्ग पल्स। उसके बाद है सेंसिटिव इफेक्ट्स। तो डीप थ्रोबिंग पेन, अनबेरेबल पेन, पैसिव स्ट्रेचिंग पेन। नॉर्मली पैसिव स्ट्रेचिंग के बाद पैसिव स्ट्रेचिंग से पेन नहीं होता, लेकिन फ्रैक्चर के केस में होगा। तो इसकी हम असेसमेंट करेंगे। बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन एंड नमनेस, तो इसका मतलब है कि नर्व इन्वॉल्व है इसमें। टेम्परेचर कोल्ड है या वार्म। इसके बाद है मोशन डिफेक्ट्स। इज़ द पेशेंट एबल टू मूव फिंगर्स और टोज डिस्टल टू द प्रॉब्लम और नॉट। पेरिफेरल सर्कुलेशन है, कलर एसेस करेंगे। टेम्परेचर, कैपिलरी रिफिल टाइम, स्वेलिंग एंड पल्स। कैपिलरी रिफिल टाइम नॉर्मली 2 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो इट सजेस्ट डिक्रीज आर्टीरियल कैपिलरी परफ्यूजन। कैपिलरी रिफिल टाइम हम इस तरह चेक कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने नेल को प्रेस करें और फिर प्रेशर को हम रिलीज़ करें तो हम नोट करेंगे कि कितना टाइम लग रहा है दोबारा से कलर वापस आने में, मतलब ब्लड वापस आने में, दोबारा नेल का कलर वापस आने में कितना टाइम लग रहा है। फिर उसके बाद है मेजर्स कंपार्टमेंटल प्रेशर, विक कैथेटर इंसर्टेड इनटू मसल। हम जो कंपार्टमेंटल प्रेशर है वो मेजर करेंगे। हम विक कैथेटर इंसर्ट करेंगे और नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो प्रेशर होगा तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में पता चल जाएगा। उधर प्रॉपर इसका अपना डिवाइस होता है। ये विक कैथेटर टेक्निक है। और इसके अलावा ये जो डिवाइस है मैनोमीटर, तो हम इससे भी इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर जो है वो मेजर कर सकते हैं। ये जो नीडल है ये हम इंसर्ट करेंगे मसल में और हम नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन जो है वो इंजेक्ट करेंगे। उससे हमारे पास प्रेशर रीडिंग जो है इधर मेंशन हो जाएगी, मतलब जितना प्रेशर होगा। उसके बाद है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमारे पास फेशियोटमी है। तो इसमें हम, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें हम फेशिया कट करते हैं ताकि जो बिल्डअप प्रेशर है वो रिलीव हो सके। और इसके कॉम्प्लिकेशंस में एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बोन है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डिलेड यूनियन, माल यूनियन एंड नॉन यूनियन। डिलेड यूनियन का मतलब है कि बोन को ज़्यादा टाइम लग रहा है हील होने में। नॉन यूनियन का मतलब है कि बोन जो ब्रोकन बोन है वो हील नहीं हो रहा, क्योंकि कोई इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और रिड्यूस ब्लड फ्लो की वजह से भी। और मेल यूनियन का मतलब है कि बोन हील तो हो रहा है लेकिन एबनॉर्मल पोजीशन में।